बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 6-7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें से, और आपको उन प्रश्नों को जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। जैसे इसमें का जो फर्स्ट वाला है x + y = 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और एक है x - y = 4, इक्वेशन ये सेकेंड है। बच्चों प्रतिस्थापन विधि, देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की कम से कम 2-3 विधियां हैं। उन दोनों विधियों में एक जो पहली विधि आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इससे पहले भी आप पढ़े हैं सारणी विधि द्वारा हल करने, सारणी नहीं, आलेख विधि द्वारा, ठीक है। आपने आलेख खींचा है और आलेख खींच करके, और दोनों ही आलेख इन दोनों के दोनों समीकरणों द्वारा जो प्राप्त हो रहे थे, एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे थे उस बिंदु का निर्देशांक ही उन दोनों समीकरणों का अभिष्ट हल प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, बच्चों प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से उठा के जब हम दूसरे स्थान पे जब ले जाकर रखते हैं तो उसको हम प्रतिस्थापित करना कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को अगर हम यहाँ से उठा करके और यहाँ ले जा करके रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि इस वस्तु को यहाँ पे ले जा करके प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। तो प्रतिस्थापित का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों से x या y का मान निकाल करके और किसी दूसरे समीकरण में ले जाके प्रतिस्थापित करना है, अर्थात रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किसी एक समीकरण से, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 1 से भी, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे और फिर दूसरे समीकरण में ले जा करके प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से हम निकालेंगे, समीकरण 1 से x + y = 14, तो x = 14 और प्लस y का पक्षांतर करेंगे तो -y हो जाएगा। तो ये जो x का मान निकला है, यदि हम 1 से निकालेंगे तो 2 में ले जा करके रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 से निकाले हम x का मान, 2 में ले जाकर रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों समीकरण 2 है x - y = 4, तो x के स्थान पे हमें रखना है 14 - y, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 ऋण y बराबर, तो यहाँ पे हो गए 14 ऋण y, x के स्थान पे 14 ऋण y हो गया, और यहाँ पे ऋण y है तो यहाँ पे ऋण y लिखेंगे और बराबर 4, तो ऋण y और ऋण y ऋण 2y हो जाएगा और = 4, और ये 14 का पक्षांतर होगा तो ऋण 14 हो जाएगा। तो ऋण 2y = 4 में से 14 घटा देंगे, आएगा बच्चों ऋण 10, ऋण से ऋण कट गया तो y = 10/2, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया बच्चों, y = 10 को यदि 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 5, तो y का मान यहाँ पे बच्चों 5 आ गया। अब आप जो y का मान यदि आंकिक रूप में प्राप्त हो जाता है तो आप दोनों समीकरणों में से किसी में भी ले जा करके आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहला चीज़ याद रखना है आपको, जब आप समीकरण 1 या 2 से x या y का मान जब आप निकालते हैं तो यदि आप 2 से निकालेंगे x या y का मान तो समीकरण 1 में रखेंगे, और 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। लेकिन जब x या y का मान जब आंकिक रूप में प्राप्त हो जाएगा तो आप दोनों में से किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो y = 5 लिखेंगे, y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x और प्लस y के स्थान पे बच्चों हम लिखेंगे 5 और बराबर हो गया ये 14, तो x = 14 और ऋण 5, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पे अतः
समीकरण के दो हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 हैं। यही दोनों हल हैं। बच्चों हल का अर्थ एक बार फिर समझिए। हल का अर्थ ये होता है किसी भी समीकरण के जो हल होते हैं वे मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। फिर ध्यान सुनिए, किसी समीकरण के हल वे मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए आपने y का मान 5 निकाला हुआ है और x का मान यहाँ पे 9 निकाला हुआ है। देखिए इस समीकरण को संतुष्ट अवश्य करेंगे। यदि y के स्थान पे 5 रख देंगे और x के स्थान पे 9 रख देंगे तो 9 और धन, तो यहाँ पे x का मान यदि आप यहाँ पे 9 रखते हैं और y का मान 5 रखते हैं तो 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे x के स्थान पे 9 और ऋण y के स्थान पे 5, 9 में से आप 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों ही समीकरणों को ये दोनों ही हल संतुष्ट कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों ही इन समीकरणों के अभिष्ट हल हैं। अतः यहाँ पे लिखा गया है दो हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या इसमें का 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और s अपॉन 3 और प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन ये सेकंड है। यहाँ से s और t का मान निकालना है जो समीकरण 1 और 2 दोनों को ही संतुष्ट करते हो। बच्चों यहाँ से इसको हल करने की 2 विधियाँ हैं। एक तो पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से s का मान या t का मान निकाल लेंगे, फिर इसमें ले आकर पुट कर सकते हैं, या इस समीकरण को हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करने का तरीका ये है बच्चों कि यहाँ पे जो हर है 3 और 2, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे और दोनों ही पक्षों में मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों पक्षों का दोनों ही आपका इस रूप में हो जाएगा ये समीकरण। ठीक है, तो चलिए उसको ना करके बल्कि इसे डायरेक्टली करते हैं। समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 और प्लस टी, 3 माइनस टी का पक्षांतर होगा तो प्लस टी हो जाएगा। अब s का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, बच्चों अभी आपको पहले प्रश्न में बताया गया था कि जब आप समीकरण 1 से s या t या आप चर का मान जब निकालेंगे किसी एक चर का तो दूसरे समीकरण में ले जाकर के आप रखेंगे। तो यहाँ से s का मान निकाला गया है 3 प्लस टी, आप ले जाकर समीकरण 2 में रखेंगे। तो s के स्थान पे देखिए तो समीकरण है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s के स्थान पे आपको रखना है 3 प्लस टी अपॉन ये 3 हो जाएगा और प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 6, तो 3 2 जा 6 होगा। 2 आपका आया हुआ है क्वोशेंट, भागफल 2 आया है, इसलिए 2 का 3 प्लस टी में गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6, 3 बार में 2 3 6, 3 आ रहा है और 3 का टी में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3t और इज इक्वल टू वहाँ पे दिया हुआ है 6। अब 2 का 3 में 2 3 जा 6, 2 3 6 और प्लस 2 का t में 2t। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 3t और अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। 2t और प्लस 3t आ जाएगा 5t और प्लस 6 इज इक्वल टू 6 का यदि 6 में मल्टीप्लाई होगा 36, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 5 से ये 30 आपका डिवाइड हो जाएगा 30 अपॉन 5, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6। t का मान आ गया है।
ठीक है। अब ये जो t का मान आया हुआ है इसको आप ले जाकर के इन दोनों ही समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों s माइनस और t के स्थान पे आप 6 रखेंगे, is इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 और प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 3 और 6 आप हो जाएगा 9, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बच्चों एक बार हम लोग थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं, आप लोग भी कुछ सेकेंड का समय निकाल करके उसमें अपना आंसर आप चेक कर लिया करेंगे। देखिए s का वैल्यू 9 है, देखते हैं समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे अगर तो 3 आएगा। इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि समीकरण 1 को संतुष्ट करे तो 100% 2 को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है ना, इसलिए हम समीकरण 2 में भी रख के देख लेते हैं। तो s का वैल्यू यहाँ पे बच्चों 9 है, तो 9 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 और प्लस t का वैल्यू 6 है और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात तो ये जो आपने मान निकाला है s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों ही मान आपके सही हैं।